तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एम्परर यान फेंग वो खुद से ही लोगों को जाकर गरम गरम सूप बांट रहा होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ दे सके। उसने अपने ही किंगडम के लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा अफसोस था और वो चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा था कि मोशन ने अपनी ग्रैंडमा को ढूंढ लिया होता है। उसे पता चल गया था कि उसकी ग्रैंडमा वो खुद को रिकवर कर चुकी है, यानी कि उसने ली टियानजिंग को सरप्राइज कर दिया है। मगर उन दोनों के बीच में अब एक एग्रीमेंट बन गया है, एक दिन के टाइम पर बॉडी को यूज करता है तो दूसरा रात के टाइम पर मोशन अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करता है ताकि उसके लिए सारा फर्नीचर बना दे। और हम लोगों ने फिर अगले सीन में लॉर्ड रूलाई को देखा था जो कि डाउ सेक के मास्टर के पास जाता है और वो लोग मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि वो लोग एम्परर यान फेंग को खुद से जाकर रोकेंगे। जिसके बाद हमें फिर दोबारा से उसी टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहां पे हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है और लोग सूप लेने के लिए एक लाइन में खड़े हुए होते हैं और एक एक करके आगे जा रहे थे। मगर यहाँ पर जनरल टियानसी को कुछ नजर आता है, वो कुछ अजीब लोगों को देखता है। वो दो लोग असल में लॉर्ड रूलाई और डाउस्ट मास्टर थे। वो लोग भी उसी लाइन में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे और जनरल टियानसी उनके पीछे पीछे जाता है। यहाँ तक कि जनरल वुई वो भी वहां पर जो लोगों की मदद कर रहा था वो भी नोट कर लेता है कि ये दो लोग ये नॉर्मल इंसान नहीं है। और एम्परर अपने एक सर्वेंट सीनोंग से कहता है कि इन लोगों को बताओ हमारे रिफॉर्म से पहले गरीब किसानों के पास कितनी अपनी जमीन हुआ करती थी। तो सीनोंग बताता है कि इंपीरियल मास्टर के रिफॉर्म से पहले गरीब किसानों के पास अपनी कोई जमीन नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जितनी भी जरखेज और फर्टाइल जमीन थी वो सारी की सारी बड़े बड़े सेक्ट्स ने कब्जा की हुई थी। और जब गरीब किसान उनसे किराए पर वो जमीन लेकर वहां पर खेती बाड़ी किया करते थे तो भी उन लोगों को कुछ खास बचत नहीं होती थी, सारी की सारी रकम सेक्ट्स के पास चली जाती थी। और जो बड़ी बड़ी एरिस्टोटेक फैमिलीज थी उन लोगों ने भी गरीब किसानों को किराए पर जमीन दी हुई थी। मगर हमारे रिफॉर्म्स के बाद हम लोगों ने उन कल्टीवेटर्स को सस्ते दामों में जमीनें दी और उन्हें कल्टीवेट करने के लिए भी काफी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की। और उन लोगों ने जब अपनी फसलों पर काम करना शुरू किया तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इतने पावरफुल बनते गए कि उन लोगों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए। और अब वो लोग इतने पावरफुल हैं कि वो लोग खुद से उन जमीनों को खरीद सकते हैं। ऊपर से हम लोगों ने जो रेट था उसको भी और ज्यादा कम कर दिया है। मगर बदकिस्मती से इस मैन मेड डिजास्टर की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। वो सारे किसान अब फसलें नहीं उगा पा रहे और बेचारे गरीब लोग भूख मर रहे हैं। मगर एम्परर यान फेंग कहता है मुझे ये बताओ कि रिफॉर्म्स के बाद उन फर्टाइल जमीन पर कितना फर्क आया है। तो सीनोंग कहता है कि मास्टर रिफॉर्म्स के बाद वो सारी की सारी जमीनें हरी भरी हो गई थी। साउथ की तरफ 40 माइल्स तक और नॉर्थ की तरफ 40 माइल्स तक ये जमीनें पूरी की पूरी फसलों के लिए रखी गई थी। हर जगह सरसब्ज थी और उस जगह पर वो लोग सुपरनेचुरल पावर्स को कल्टीवेट भी किया करते थे। और इसके अलावा अगर बारिश की वजह से या फ्लड की वजह से उन कल्टीवेटर्स को और उन किसानों को नुकसान होता है और उनकी फसलें बह जाती हैं तो उन लोगों को इस बात की गारंटी दी जाती है कि उन लोगों से रेंट नहीं लिया जाएगा और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएंगी। वो लोग जिनके पास पहले जरा सी भी जमीन नहीं थी कि वो अपना घर बना पाए, अब उन लोगों के पास इतनी जमीनें हैं कि वो लोग उन पे फसलें उगा सकते हैं। जिसके बाद एम्परर यान फेंग कहता है अच्छा तो फिर हमारे टैक्सेशन के बारे में बताओ कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो सीनोंग कहता है हम लोग लैंड टैक्स का सिर्फ और सिर्फ 2% टैक्स ही ले रहे हैं जो कि किसानों को बहुत ही ज्यादा सस्ता लगता है। तो एम्परर कहता है अगर ये सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर बताओ कि हमें इससे ज्यादा फायदा क्यों नहीं हो रहा। हमारा सरकारी खजाना वो दिन ब दिन खाली होता जा रहा है और ऊपर से ये नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर क्यों आया है। तो सीनोंग इस मर्तबा थोड़ा सा घबरा जाता है और बताते हुए थोड़ा सा डर रहा होता है, जिस पर एम्परर यान फेंग कहता है कि बताओ। तो सीनोंग कहता है कि मास्टर असल में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हम लोग बार बार बहुत सारी वार्स लड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ट्रेजर्स और हमारे जितने भी सरकारी खजाने हैं वो सारे खाली होते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फार्मर्स को लेकर आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्ट्स वो उनकी जमीनों पर कब्जा करने
की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे सेक्ट्स ने उनसे डिजास्टर की वजह से वो सारी की सारी जमीनें बिल्कुल सस्ते दामों खरीदना शुरू कर दी है। इससे लग रहा है कि जैसे वो सेक्ट्स इस सिचुएशन से फायदा उठा रहे हैं। उन लोगों को बड़ी से बड़ी जमीनों की भी प्राइस बिल्कुल सस्ती दी जाती है, जिससे वो लोग सिर्फ कुछ दिन तक ही सरवाइव कर पाते हैं। इस वक्त जितने भी सेक्ट्स हैं वो इतने बुरे काम कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डिजास्टर सिर्फ और सिर्फ उन सेक्ट्स की वजह से आया हुआ है। हमारे जितने भी सरकारी खजाने थे वो सारे के सारे पहले ही वॉर्स की वजह से काफी ज्यादा खाली हो गए थे और बचा कुचा जो कुछ भी था हम लोगों ने डिजास्टर के ऊपर लगा दिया है ताकि इस डिजास्टर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ दिया जा सके। इस तरह के डिजास्टर्स पहले भी बहुत मर्तबा आए हैं मगर ये डिजास्टर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। और एम्परर यान फेंग कहता है कि ये डिजास्टर कोई डिवाइन डिजास्टर नहीं है बल्कि ये मैन मेड डिजास्टर है जो कि असल में इन माउंटेन सेक्ट्स की वजह से आया है। ये लोग चाहते हैं कि लोग जबरदस्ती इनके सेक्ट्स में शामिल हो जाएं और हमारा किंगडम वो अपने हाथ पीछे खींच ले और हम भी इनके आगे सरेंडर कर दें। हमारे रिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए ही बनाए गए हैं ताकि हमारे साथ काम करने वाले जितने भी सेक्ट्स हैं वो उन फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब भी कुछ सेक्ट्स इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि इंपीरियल मास्टर ने रिफॉर्म्स करके न सिर्फ यानकांग किंगडम में गरीब लोगों के लिए स्कूल्स यूनिवर्सिटीज बनाई हैं बल्कि उन लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्ट स्किल्स वो नॉर्मल लोगों तक पास हो रहे हैं। मगर अभी भी कुछ सेक्ट ऐसे हैं जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है और वो लोग अब भी हमारे किंगडम के साथ गद्दारी करना चाहते हैं। मैं तुम लोगों को एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूं, इसलिए कान खोल कर सुनना। मुझे अपने साथ ऐसे लोगों को रखना पसंद है जिनकी रैंकिंग्स हाई ना हो बल्कि वो ईमानदार हों और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हों। मैं किसी को भी उसकी रैंकिंग की वजह से चूज नहीं करता। भले ही बहुत सारे लोग मेरे कोर्ट के अंदर भी काम करते हैं और उन लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि वो लोग बाकी मास्टर्स से ज्यादा हाई रैंकिंग के हैं, मगर मेरी नजर में तुम सब एक जैसे हो। जहां तक बात उन लोगों की है जो कि मेरे सेक्ट के अगेंस्ट बात करते हैं, तो एक दिन मैं उन लोगों की जबान अपने हाथों से खींच कर निकालूंगा। और जो लोग मेरे कोर्ट में रहकर ये समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा हाई हैं और बाकी लोग उनके पैरों की जूती के बराबर हैं, तो उन लोगों की भी खैर नहीं होगी। इतने में वो दो शख्स जो कि उनकी तरफ आ रहे थे वो कहते हैं, जरा संभल कर कहो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कह रहे हो। तो एम्परर यान फेंग कहता है, वैसे नॉर्मली मैं कभी भी कोई कसम नहीं खाता हूँ, खासतौर पर जब मैं गुस्से में आता हूँ तब मैं कसम खाता हूँ। उन दोनों ही पावरफुल कल्टीवेटर्स के वहां पर आते ही सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और सब लोगों को ये मालूम था कि ये दोनों कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है। और लॉर्ड रूलाई आते हुए कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब नेचुरल डिजास्टर हिट करता है तो उसे किस तरह रोकना चाहिए। तुम्हें ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए थी कि लोगों को अगर इस मुश्किल सिचुएशन से निकालना है तो क्या करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए आए हैं ताकि आप भी राइट पाथ को चूज करें और इन लोगों को इस बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल सकें। और डाउस सेक्ट भी वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे लोग भूख से मर रहे हैं, तुम खुद कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे। ये कहने की देर थी कि सारे के सारे ऑफिशियल्स वो एम्परर यान फेंग के पास आकर खड़े हो जाते हैं, जिस पर डाउस मास्टर कहता है कि लगता है शायद आप लोग हमें कोई सूप नहीं देने वाले। तो एम्परर यान फेंग भी कहता है कि वैसे भी कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से खा पी लेना चाहिए, और वैसे भी तुम दोनों ही सेक्ट मास्टर्स अचानक से यहाँ पर आए हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। इतना कहने के बाद यान फेंग वो अपने सारे के सारे जनरल्स को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर डाउस मास्टर से कहता है कि क्योंकि हम लोगों ने अब एक शुरुआत कर ही दी है तो क्यों ना पहले कुछ खा पी लें। ये कहने के बाद एम्परर खुद ही एक बाउल में सूप डालकर उस डाउस मास्टर को देता है और फिर अपने उन जनरल से कहता है कि तुम लोग भी सूप पी लो और अपने आप को फुल कर लो, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ काफी टाइम से यहाँ पर मौजूद हो और तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। ये सुनने के बाद यहाँ पर लॉर्ड रूलाई वो सूप पीता है और दूसरी तरफ वो दोनों जनरल्स वो भी जाकर सूप पीते हैं, जबकि डाउस मास्टर कहता है कि मुझे बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, मैंने माउंटेन से नीचे आकर कोई चीज पी है। यकीन जानो मोर्टल वर्ल्ड का ये फूड काफी अच्छा है।
इसका फ्लेवर भी काफी यूनिक है। जबकि एम्परर उस बाउल से सूप पीने के बाद खुद ही हैंड पंप से उस बाउल को साफ करके धोकर अच्छी तरह से रख देता है और उन दोनों मास्टर से कहता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही ऊंचाइयों पर रहते हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत ही हाई रैंकिंग के ह्यूमन बीइंग्स हो। डाओ मास्टर कहता है कि हम लोग इसलिए दूर रहते हैं ताकि हम लोग नॉर्मल लोगों से दूर रह सके और उनके अफेयर से भी अपने आप को बचा सकें। मगर तुम मोर्टल वर्ल्ड के सिर्फ एम्परर हो, तुम सिर्फ कॉमन लोगों को ही लीड करते हो, जबकि हम लोग कल्टीवेटर्स हैं और कल्टीवेशन के लिए हम लोगों को नॉर्मल इंसानों से बहुत दूर रहना पड़ता है। और एक मर्तबा हम लोगों ने ट्रेनिंग कर ली तो फिर माउंटेन से नीचे आना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता। तो यहाँ पर एम्परर उससे कहता है, डाउस मास्टर मुझे बताओ कि क्या तुमने अपने ट्रू मास्टर फॉर्म को अचीव कर लिया है। ये सुनकर डाउस मास्टर बिल्कुल खामोश हो जाता है और फिर एम्परर कहता है कि लॉर्ड रूलाई, क्या तुम एक ट्रू जेन मास्टर बन गए हो? तो लॉर्ड रूलाई कहता है कि डिवाइन ब्रिज रियलम वो ब्रोकन है, इसीलिए कोई भी उस ब्रिज से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो कोई ट्रू फॉर्म अचीव ही नहीं कर सकता। यानी कि डिवाइन ब्रिज रियलम से ब्रेक थ्रू करने के बाद ही गॉड लेवल में जाया जा सकता है। और फिलहाल इस दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो कि डिवाइन ब्रिज रियलम से ऊपर जा चुका है, और ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि उस बंदे का मुझे नाम बताएं। वो कौन है जो कि डिवाइन ब्रिज रियलम को भी क्रॉस कर चुका है? लॉर्ड रूलाई की बात सुनने के बाद यहाँ पर एम्परर गुस्से में कहता है, क्या बकवास है, तुम लोग खुद को हाई रैंकिंग के गॉड्स कहते हो। तुम लोगों ने इतने लंबे टाइम से खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है और उसके बावजूद भी तुम लोग आज भी उसी लेवल में हो जहां पर हम सब मौजूद हैं। वो वहां पे मौजूद एक हिस्टोरियन से कहता है कि मैं एक और कसम खाने वाला हूँ, इसलिए इसे भी रिकॉर्ड कर लेना। हमारे यानकांग किंगडम के अपने रूल्स हैं और हम वो रूल्स अपने पूरे किंगडम पर इन्फोर्स करते हैं ताकि हम लोग अपने गद्दारों को और वो लोग जो कि इन रूल्स को नहीं फॉलो करते उन्हें सजा दे सकें। और मैंने ये रूल सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए ही बनाए हैं। और क्योंकि यहाँ पर डाउस मास्टर और लॉर्ड रूलाई दोनों खुद से यहाँ पर आए हैं, तो मैं आज अपने रूल्स को इस पूरे मार्शल वर्ल्ड पर इम्पोज करूंगा। वो सारे कल्टीवेटर्स जो कि डिवाइन ब्रिज रियलम के कल्टीवेटर्स हैं वो मेरे साथ आ जाएं, और जो लोग डिवाइन ब्रिज रियलम से लो लेवल के हैं वो यहीं रुक जाएं। ये कहने के बाद सारे कल्टीवेटर्स वो एम्परर यानफेंग के साथ चले जाते हैं और बाकी लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। अब ये बात बिल्कुल क्लियर होने वाली थी कि आगे चलकर ये लोग अब लड़ाई शुरू करने वाले हैं और उसके लिए वो लोग इस जगह से दूर जाना चाहते हैं ताकि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। और हमें दिखाया जाता है कि उस टेरिटरी से काफी दूर आने के बाद एम्परर वो एक फील्ड के पास आता है और कहता है कि देखो जरा, क्या ये फसल तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? तो वहां मौजूद किसान एक खड़ा होता है और वो कहता है कि सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है, मगर टास्क मास्टर कहता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल उगेगी, या तो इस साल या फिर अगले साल। ये बात सुनते ही सब लोग रुक जाते हैं और ये बात एक धमकी की तरह लग रही होती है और सब लोग यहाँ पर डाउस मास्टर की तरफ देख रहे होते हैं। मगर वो डाउस मास्टर कहता है कि मैं आपके लिए एक स्क्रोल लेकर आया हूँ, उम्मीद है कि आप इसे पढ़कर थोड़ी सी पास्ट स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। ये ग्रेट डाशू की स्टोरी है जिसे हम लोग काई हुआंग कहते हैं। आपको इसे रीड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप अपना पूरा टाइम लें और इसे अच्छी तरह से रीड करें। और मुझे पूरा यकीन है कि इसे एक मर्तबा रीड करने के बाद आप अपना माइंड चेंज कर लेंगे। तो एम्परर वो उस स्क्रोल को पकड़कर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, मगर जनरल वुई आकर कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है ये उनकी कोई साजिश है, आपको इस स्क्रॉल के जरिए किसी तरह ट्रैप किया जाएगा। मगर एम्परर कहता है कि डाउस मास्टर वो दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उस पर यकीन करता हूँ। एम्परर वो स्क्रॉल लेकर जा रहा होता है और यहाँ पर लॉर्ड रूलाई वो कहता है कि अगर एम्परर को इस खतरे के बारे में मालूम होता तो शायद वो आज हमारी तरफ खड़ा होता। अगर जैसे ही एम्परर वो स्क्रॉल खोलता है तो उसे काई हुआंग यानी कि डाशू की डिस्ट्रक्शन की सारी स्टोरी का पता चल जाता है कि डाशू में किस तरह तबाही आई थी। एम्परर यहाँ पर काई हुआंग स्टोरी को रीड कर रहा होता है, जबकि वहां मौजूद डाउस मास्टर कह रहा होता है कि एक मर्तबा वो इसे अच्छी तरह से रीड कर लें तो उसके बाद वो न सिर्फ ह्यूमंस बल्कि एक लिविंग बीइंग की अच्छी तरह से केयर करेंगे। और वो एम्परर से भी कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये किंगडम डाशू ना बने तो फिर आपको अपना माइंड चेंज करना ही होगा। वैसे भी अभी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है, आप अब भी सब कुछ बचा सकते हैं।
मगर एम्परर यानफेंग कहता है जब मैं बिल्कुल यंग एज में था उस वक्त यानकांग किंगडम इतना बड़ा नहीं हुआ करता था और न ही उस टाइम एम्परर को इतनी ज्यादा टेरिटरी की कोई जरूरत हुआ करती थी। जबकि दूसरी तरफ पावरफुल सेक्ट्स और क्लान्स वो हर मर्तबा उस टेरिटरी को फोर्स करके और भी ज्यादा छोटा करने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पर एम्परर ने मुझे एक इन्वॉय बनाकर एक किंगडम में भेजा था जिसे युआन की कहा जाता था। वो युआन की किंगडम आज युआनजू किंगडम कहलाता है। ये वो किंगडम था जिसके ऊपर बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग आकर गिरी थी और हर तरफ तबाही मच गई थी। उस लाइटनिंग ने किसी चीज को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि ह्यूमंस, एनिमल्स और जितनी खाने पीने की चीजें थी सब कुछ बर्बाद कर दिया था। न जाने कितने ही लोगों की लाशें ऐसे ही जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने अपनी आंखों से वो जगह बर्बाद होते हुए देखी है। उस टाइम युआन की किंगडम के किंग ने अपने सारे ऑफिशियल्स के साथ मिलकर हेवन के अगेंस्ट सरेंडर कर दिया था और उन लोगों ने हेवन से उनकी भीख मांगी थी ताकि सिविलियंस को माफ कर दिया जाए और उन लोगों के गुनाहों की सजा उन लोगों को ही दी जाए। वो लोग असल में यहाँ पर हेवन के गुस्से को शांत करना चाहते थे, मगर हेवन ने एक बहुत ही पावरफुल थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के जरिए उन सबको भी खत्म कर दिया और उसके बाद हमें वहां पर सिर्फ एम्परर की डेड बॉडी मिली। और बाद में हमें पता चला कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था बल्कि हेवन के नाम पर यहाँ पर एक खुफिया सेक्ट ने वो तबाही मचाई थी। एक ऐसा सेक्ट जिसकी सोच बहुत ही ज्यादा घटिया है। उस सेक्ट को शेडो थंडर सेक्ट कहा जाता है। ये लोग हमेशा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करते हैं ताकि इनके थंडर शेडो सेक्ट को सारी चीजें सस्ते दामों मिल सके। एम्परर ने जो भी रिफॉर्म्स किए थे उसने सबका इल्जाम अपने सर ले लिया और खुद उस सारी पनिशमेंट को भुगता भी था, मगर उसके बावजूद भी वहां के लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिली। मगर उसके बाद वहां पर थंडर शेडो सेक्ट ने अपना एक नया एम्परर लाकर खड़ा कर दिया और उस दिन से मैंने ये कसम खाई थी कि मैं उन सारे के सारे सेक्ट्स को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा जो कि नेशन के अगेंस्ट जाएंगे और नेशन के अगेंस्ट कोई रूल बनाएंगे। और तुम दोनों वो पहले बंदे हो जो कि मेरे अगेंस्ट इस रूल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लगता है कि मैंने और ग्रैंड मास्टर ने जो कुछ मिलकर किया है वो अब भी तुम लोगों के लिए काफी नहीं है। अगर हम लोगों ने अपना काम पूरी तरह से सफाई के साथ कर दिया होता तो आज तो ये स्नो स्टॉर्म यहाँ पर अपीयर नहीं होता। एम्परर यहाँ पर क्लियरली इन लोगों के ऊपर ही इल्जाम लगा रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या तुम लोग कोई गॉड हो? अगर तुम लोग कोई गॉड भी हो तो भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे सामने अगर कोई गॉड भी होगा तो भी मैं अपने रिफॉर्म से पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तुम लोगों की भी धज्जियां उड़ा दूंगा। ये सुनकर डॉस मास्टर कहता है कि एम्परर क्या तुम्हें लोगों की परवाह नहीं है? जो लोग भूखे मर रहे हैं तुम उनके बारे में नहीं सोच रहे। तुम इन गरीब लोगों को बिला वजह मरवा दोगे और अपने किंगडम को डाशू की तरह बना दोगे। तुम दोनों ने अपने रिफॉर्म्स को लेकर न जाने इस दुनिया में क्या कुछ किया है। बहुत सारे सेक्ट्स को तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर मैंने फिर भी नहीं रोका। यहाँ तक कि तुमने उन सारे के सारे सेक्ट्स को अपने यानकांग किंगडम के अंडर में लेकर इतनी बड़ी टेरिटरी बना दी है कि यहाँ से कोई एक बंदा भागकर निकल भी नहीं सकता। पर मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रिफॉर्म्स से है। अगर तुम रिफॉर्म्स में चेंज नहीं करोगे तो फिर हेवन का गुस्सा भी कम नहीं होगा और इससे तुम अपने साथ साथ सारे लिविंग बींग्स को खतरे में डाल रहे हो। और लॉर्ड ड्रूलाई भी उससे कहता है कि एम्परर एक मर्तबा फिर से सोचिए। मगर एम्परर उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम लोग एक मर्तबा सोचो और तुम लोग जिस चीज पर बिलीव करते हो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। तुम लोग अपने बिलीफ एंड फेथ के साथ चलो, मैं अपने बिलीफ एंड फेथ के साथ चलूंगा। जहां तक बात रिफॉर्म्स की है तो मैं उसमें कोई चेंजेस करने वाला नहीं हूं। ये सुनकर वो सब लोग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और फिर लॉर्ड ड्रूलाई कहता है डॉस मास्टर चलो एक साथ मिलकर एम्परर यानफेंग का माइंड चेंज करते हैं। ये बात सुनते ही जनरल टियानसी और जनरल वुई दोनों ही एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं। उन्हें मालूम था कि अब ये दोनों मास्टर कोई एक्शन लेने वाले हैं। और डॉस मास्टर भी कहता है कि हाँ मैंने बहुत बातें कर ली है, लगता है अब बात हद से आगे बढ़ गई है। वो फौरन से अपनी सोड बाहर निकाल लेता है और हमें बेगर क्लान का एक एल्डर भी दिखाया जाता है, जिसके बाद वहां पर एक के बाद एक पावरफुल मास्टर की एंट्री होना शुरू हो जाती है। वो सारे के सारे लोग पावरफुल सेक्ट के पावरफुल वॉरियर्स होते हैं जो कि उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर यानकांग किंगडम के अगेंस्ट फाइट करने वाले थे। यहाँ पे हमें 3 लेजेंडरी वॉरियर्स को भी दिखाया जाता है जो कि 3 एंशिएंट कल्टीवेटर्स थे। उन तीनों को देखते ही जनरल टियानसी पहचान जाता है कि ये तीनों वही एंशिएंट लेजेंडरी कल्टीवेटर्स हैं जिन्हें क्योंग फेंग
शैली रेन और टियानजिंग कहा जाता है। लास्ट टाइम इन लोगों ने हमारे यानकांग किंगडम के अगेंस्ट बाकी सेक्ट्स का साथ दिया था, मगर इंपीरियल मास्टर ने इन लोगों को उस फाइट में हरा दिया था। मगर इन लोगों की मौत से पहले ही वहां पर लॉर्ड ड्रूलाई ने आकर इन लोगों को बचाया था और एक एग्रीमेंट के तहत इन्हें अपने साथ लेकर गया था। लगता है अब ये लोग लॉर्ड ड्रूलाई के साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं। यहाँ पर बेगर क्लान का एक लीडर, होंगिंग सेक्ट की एक मास्टर और थंडर साउंड सेक्ट के न जाने कितने ही पावरफुल कल्टीवेटर्स भी मौजूद हैं। यानी कि ये बैटल सिर्फ और सिर्फ पावरफुल कल्टीवेटर्स की है जो कि अपने कल्टीवेशन लेवल के बिल्कुल पीक पे है। और ऊपर से यहाँ पर डाउस मास्टर और लॉर्ड ड्रूलाई वो दोनों ही डिवाइन ब्रिज रियलम के कल्टीवेटर्स हैं और कम से कम यहाँ पर 30 के करीब ऐसे कल्टीवेटर्स हैं जो कि सेम उसी कल्टीवेशन लेवल तक पहुंचे हुए हैं। यानी कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पीक लेवल के मास्टर्स के बीच में होने वाली है, क्योंकि वो सारे के सारे डिवाइन ब्रिज रियलम कल्टीवेटर्स हैं। मगर एम्परर यान फेंग वो लॉर्ड ड्रूलाई और डाउस मास्टर से कहता है, मैंने सोचा था कि तुम लोग मेरे किंगडम में आकर मेरे मार्शल रूल्स को फॉलो करोगे, मगर तुम लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ने के लिए आए हो और तुम लोगों को अपनी एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मगर लॉर्ड ड्रूलाई कहता है कि हम लोग असल में डेस्टिनी को चेंज करने के लिए आए हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप भी रूल्स को फॉलो कीजिए। हमारे पास इस डिजास्टर को रोकने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम ये सब करने पर मजबूर हैं। जिस पर एम्परर कहता है, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, ऐसा ही सही। अगर तुम लोगों को लड़ाई के बगैर इस मसले को हल नहीं करना है तो फिर इसे लड़कर ही हल करते हैं। जबकि उन 3 लेजेंडरी वॉरियर्स में से एक कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर यानकांग किंगडम के ऑफिशियल्स के पास किस तरह की सुपरनेचुरल पावर्स है। क्या तुम्हारे यानकांग किंगडम के इन मिनिस्टर्स ने कभी कल्टीवेशन की भी है या नहीं? तो जनरल टियानसी फौरन से अपनी सोर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि मैं राइटियस पाथ कल्टीवेटर हूँ। मैं इकलौता ऐसा कल्टीवेटर हूँ जिसने टाओइज्म और ज़ेन कल्टीवेशन दोनों एक साथ कर रखी है। असल में जनरल ने न जाने कितनी ही बैटल्स लड़ी हुई होती हैं, तो उसे लड़ाई का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और उसकी पावर्स देखने के बाद यहाँ पर वो लेजेंडरी कल्टीवेटर्स भी हैरान हो गए थे, क्योंकि जनरल टियानसी वो अकेला ही डेमोनिक कल्टीवेशन को इजीली यूज कर सकता है। जबकि जनरल वुई वो अपनी पावर्स शो करते हुए कहता है, मैं माउंट टाई का लीडर हूँ। जब वो यहाँ पर अपनी ट्रू पावर शो करता है तो सब लोगों को लग पता जाता है कि उनका सामना किससे हो रहा है। इसी तरह ज़ेन कल्टीवेशन का एक पावरफुल मॉन्क भी उनके साथ मौजूद होता है जिसका नाम युआन कोंग होता है और वो भी लॉर्ड ड्रूलाई की तरह ही ज़ेन कल्टीवेशन को ही फॉलो करता है। इसी तरह वहाँ पे मौजूद एक से बढ़कर एक पावरफुल कल्टीवेटर का नाम लिया जाता है और ये इंट्रोडक्शन कोई और नहीं करवा रहा होता बल्कि एम्परर यान फेंग खुद से करवा रहा होता है और वो बताता है कि सु युनजी जो कि हाई रैंकिंग की ऑफिशियल है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करना है, और शू युकिंग और वुई पिन इनका काम ये है कि ये लोग यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के इंचार्ज हैं। इनके अंडर में न जाने कितने ही रीजन्स आते हैं जिन्हें ये लोग खुद से रूल करते हैं। और यहाँ पर यानकांग किंगडम का फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद होता है जिसका नाम जनरल क्वान किनवू होता है। उसने न जाने कितनी ही बैटल्स लड़ी हुई होती है, न जाने कितने ही नेशंस को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर रखा होता है और वो बहुत सारे सेक्ट्स को भी कंकर कर चुका होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद अब वो लोग थोड़ा सा डरने लगे थे, जबकि यहाँ पर एम्परर यान फेंग कहता है कि मेरे यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स मौजूद हैं ये मेरे यानकांग किंगडम के सबसे बेस्ट कल्टीवेटर्स हैं। इतना कहने के बाद वो लोग एम्परर यान फेंग के चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड बना लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग अपनी आखिरी सांस तक एम्परर की हिफाजत करेंगे और यानकांग किंगडम को डिफेंड करेंगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।